हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आप सब देख रहे हैं सेमेस्टर 6 का मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जिन बच्चों की लास्ट सेमेस्टर रह रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स उनका सब्जेक्ट है और उनको प्रॉब्लम आ रही है अपने सब्जेक्ट में, तो डोंट वरी, मैंने आपके लिए जो टोटल 5 यूनिट्स हैं 5 के 5 यूनिट्स की वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूँगा। उसके लिए आपको चैनल से जुड़े रहना है और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की और भी वीडियोस अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके आप अपने सब्जेक्ट वाइज जो है वीडियो देख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं ये यूनिट 3 यानी चैप्टर 3 है जिसमें आपका जो है डिटर्मिनेशन ऑफ जीडीपी है या कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन है। और इसमें हम एपीसी, एमपीसी, एपीएस और एमपीएस के बारे में पढ़ेंगे। हमने इसके बारे में कुछ हमने जो है 12th में भी पढ़ा है, बट आप थोड़ा बहुत भूल गए होंगे, तो उसी को याद दिलाने के लिए जो है ये चैप्टर आपको करवाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जो है उस वीडियो को भी आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आप जो है उसके बाद ही ये चीज़ें कर सकते हैं। तो वन बाय वन एक एक करके हम चीज़ों को सीखेंगे और आराम से चीज़ों को पढ़ना है। और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो आप उसको कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए। यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ और एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। और आपने शायद 12th में किया होगा, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर चीज़ें हम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ एपीसी, ठीक है, एपीसी के बारे में मैं बात करूँ कि एपीसी हम कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको बता दूँ जो एपीसी है, एपीसी निकालने के लिए हमें सी अपॉन में वाई करना पड़ता है। ठीक है, यानी एपीसी निकालने के लिए हमें सी अपॉन में वाई। तो अगर आपसे क्वेश्चन में एपीसी निकालने के लिए पूछे तो आप इसका जवाब आराम से दे सकते हैं कि एपीसी हमने कैसे निकाला है। ठीक है, अगर बात करूँ सी का मतलब क्या होता है, तो सी का मतलब यहाँ पर कंजम्पशन होता है, जितना आपने कंजम्पशन किया है। ठीक है, और यहाँ वाई का मतलब इनकम होता है। ठीक है, और आपको 12 का थोड़ा थोड़ा चीज़ याद आ रहा होगा। तो ये तो कहने का मतलब, अगर एपीसी की मीनिंग पूछे तो एपीसी इज़ अ रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम, इसी को हम एपीसी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एमपीसी क्या होता है भाई। एमपीसी के भी बारे में बात कर लें। एमपीसी का मतलब होता है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। ठीक है, यानी कि जो डेल्टा है, डेल्टा का मतलब है कि कंजम्पशन में कितना चेंज आया। तो कहने का मतलब जो डेल्टा है वो चेंज को बताता है। आप इसको एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सपोज़ करो कंजम्पशन पहले 100 था, अब कंजम्पशन 120 हो गया। तो कहने का मतलब 100 से 120 हुआ, कितने का चेंज आया? 20 का। तो कहने का मतलब डेल्टा सी जो है वो आपका 20 हो जाएगा। यानी जितना चेंज आता है कंजम्पशन में उसी को हम डेल्टा सी के नाम से जानते हैं। ऐसे ही डेल्टा वाई का मतलब भी चेंज इन इनकम होता है, यानी इनकम में जो चेंज आया। जैसे इनकम आपकी, यानी कि सॉरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा स्पेस देख लेते हैं। तो y इक्वल्स टू, यहाँ पर जैसे मैं कहूँ 150 है और उसके बाद फिर y2 आपका 300 है, तो आप देखिए कि 150 से 300 बढ़ गया। कहने का मतलब कितना चेंज आया? 150 का चेंज आया। तो इसी को डेल्टा वाई कहते हैं, यानी जितना आपका चेंज आता है उसी को हम डेल्टा वाई कहते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आईपीएससी हो गया, एमपीसी हो गया, अब आपकी बारी आ जाती है एपीएस की। तो एपीएस के बारे में हम पढ़ते हैं। एपीएस, एपीएस का मतलब क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी सेविंग, और एपीसी का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन। तो एपीएस यानी एवरेज प्रोपेंसिटी सेविंग का मतलब जो है, यहाँ पर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे एस अपॉन में वाई, जहाँ एस का मतलब सेविंग होता है, ठीक है ना, और वाई का मतलब तो आप जानते हो इनकम से है। ठीक है, इसका मतलब इनकम है। उसके बाद आपने जो है यहाँ पर कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ
कि MPS निकालिए, ठीक है। तो MPS आप कैसे निकालेंगे, तो आप कहोगे MPS निकालने के लिए आप कहोगे डेल्टा S अपॉन में डेल्टा Y। कहने का मतलब यहाँ पर भी डेल्टा का मतलब चेंज ही है कि S में यानी सेविंग में जो चेंज आया उसको ऊपर रखना है, और डेल्टा Y यानी इनकम में जो चेंज आया वो नीचे रखना है, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूले आपने इसने ध्यान में रखने हैं। उसके बाद आपका एक C इक्वल्स टू होता है C बार प्लस BY, जिसमें C बार का मतलब होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये वर्ड आपको यहाँ देखो, ये वर्ड मैं यहाँ हाईलाइट कर रखा हूँ, ये हाईलाइटेड है, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन? जब आपकी इनकम ज़ीरो होती है, यानी आप कुछ नहीं कमा रहे होते हो फिर भी आप कंजम्पशन कर रहे होते हो, उसी को हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं, ठीक है। यानी जब आपकी इनकम ज़ीरो हो और फिर भी आप जो है कंजम्पशन कर रहे हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसी के बारे में यहाँ मेंशन कर रखा है, एक बार आप इसको ध्यान से देख सकते हो, और इसको डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया गया है। तो आपका सवाल ये होगा कि सर अगर कोई बंदा ज़ीरो कमा रहा है तो वो कंजम्पशन कहाँ से कर रहा है? तो भाई इसका जवाब है सेविंग। यानी जब तक वो कमा नहीं रहा तब तक वो अपने सेविंग का इस्तेमाल करके कंजम्पशन कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है, और ये तो इसको एक बार रीड आउट कर लेना, आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ मैंने आपको जो है यहाँ लिखा है ना, डिफाइन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। तो आपको कंजम्पशन फंक्शन के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कंजम्पशन फंक्शन का मतलब होता है C बार प्लस BY, जिसमें B का मतलब जो होता है वो MPC से होता है। MPC अभी मैंने आपको बताया था, MPC मतलब मार्जिन परपेंसिटी कंजम्पशन, जिसका फॉर्मूला डेल्टा C अपॉन में डेल्टा Y होता है। तो यहाँ B का मतलब ये होता है, बाकी Y का मतलब इनकम होता है वो। बाकी मैंने आपको APC के बारे में बताया, APC कैसे निकालते हैं। उसके बाद मैंने आपको MPS एंड इसके बारे में, यानी पूरी चीज़ें आपको मैंने प्रॉपर तरीके से बताई है, आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं डिटर्मिनेशन और कंजम्पशन के, कंजम्पशंस को हम किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन हम इसको चीज़ों को देखते हैं, और अपना जो है और इसमें हमें क्या पढ़ना चाहिए? ओनरशिप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं। तो कह रहा है डिटर्मिनेट या डिटर्मिनेंट ऑफ कंजम्पशन, कि डिटर्मिनेंट आप कैसे कंजम्पशन कैलकुलेट कर सकते हो, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें आपने आप ऐसा देख सकते हो कि लिखा है कि इसमें लिखा है, यहाँ से आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ कंजम्पशन इज़ द लेवल ऑफ इनकम. This is the much true for individual as it the society as a whole. There are different hypotheses. Hypothesis का मतलब होता है अनुमान लगाना, कि मे भी हो सकता है और मे नॉट भी हो सकता है, ठीक है ना। हम एक गेस करते हैं, उसी को हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें ये कह रहा है कि आगे रिगार्डिंग द वे ऑफ विच इनकम इन्फ्लुएंस द कंजम्पशन, कहीं ना कहीं इनकम जो है वो कंजम्पशन को इफ़ेक्ट करता है। और ये बात बिल्कुल सही है, अगर आप ज़्यादा कमाओगे तो आप अपना खर्च भी ज़्यादा करोगे, आपका कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा, और वहीं अगर आप कम कमाओगे तो आपका कंजम्पशन भी कम होगा। तो कहीं ना कहीं इनकम जो है वो कंजम्पशन को अफेक्ट करता है। तो उसी के रिगार्डिंग ये कह रहा है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस एंड लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। इज दिस हाइपोथेसिस असाइन द डिफरेंट रोल ऑफ टू इनकम डिटरमाइन द कंजम्पशन, ठीक है। पहले मैं बात करूँ नंबर 1, द एब्सोल्यूट इनकम। अभी एब्सोल्यूट इनकम क्या होता है कि दिस हाइपोथेसिस इज एसोसिएट विद केन्स थ्योरी। आपको पता है ना कि केन्स ने ही जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, यानी फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? केन्स को कहते हैं। तो इन्होंने ही जो है इस थ्योरी के रिगार्डिंग काम किया, और इसीलिए हम इसको इसी के रिगार्डिंग हम
पढ़ रहे हैं कि दिस हाइपोथेसिस इज एसोसिएटेड विद केन्स थियरी ऑफ कंजम्पशन एंड is based on his fundamental psychological law. According to this law, level of consumption is determined by absolute level of income. Higher the level of income, then higher consumption. Number one, ये बात मैंने अभी आपको बताई थी. Lower level of income consumption exceed the income and saving negative. ठीक है, अगर आप कम कमा रहे हो तो सीधी सी बात है कंजम्पशन कम होगी और नेगेटिव आपका सेविंग हो जाएगा. उसके बाद एट सर्टेन लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन इक्वल टू इनकम, यानी कि आप जैसे 100 रुपये कमा रहे हो और 100 रुपये ही आप खर्च कर रहे हो तो आपकी सेविंग फिर ज़ीरो हो जाएगी. ठीक है, ये है. और उसके बाद आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो जो हमने हैं. तो ये पॉइंट्स आप अगर आपके एग्ज़ाम में है कि हाइपोथेसिस ऑफ किसका एब्सोल्यूट इनकम का क्या है, तो ये. अब दूसरा है द रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, यानी कि ऑथर ऑफ द हाइपोथेसिस अकॉर्डिंग टू विच फैमिलीज कंजम्पशन डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ इनकम रिलेटिव टू द इनकम ऑफ अदर फैमिलीज विच आइडेंटिफाई द अदर दैन द एब्सोल्यूट लेवल ऑफ इनकम इज ओन इनकम. एब्सोल्यूट में क्या होता है ना, वो बंदा अपनी इनकम के बारे में बात कर रहा है, जबकि यहाँ रिलेटिव इनकम का मतलब है कि फैमिलीज़ वगैरह में अगर कोई अर्न कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है. ठीक है ना, तो आप इस चीज़ को एक बार आप रीड आउट कर लोगे तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. एक है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस. तो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस का मतलब क्या है यहाँ पर कि परमानेंट के आपसे नाम तो समझ में आ ही रहा होगा कि वो इनकम जो आपकी परमानेंट है कि वो होनी है, तो कंजम्पशन भी आपकी जो है वैसे की वैसी ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. क्योंकि आप जब किसी आपको पता है कि ये चीज़ आपकी परमानेंट है तो आप उस चीज़ को कंजम्पशन करोगे ही करोगे, उसको कम नहीं करोगे. ठीक है ना, तो जब आपकी इनकम ही परमानेंट होती है तो कंजम्पशन भी कहीं ना कहीं वो आपकी परमानेंट हो सकती है. ठीक है, तो इस बारे में आप इसको भी एक बार रीड आउट कर लेना. लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, यानी लोगों का लाइफ साइकिल क्या है उसके भी आप पे बात कर रहा है. तो कह रहा है कि दिस हाइपोथेसिस इज एसेंशियली सिमिलर टू द परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट ऑफ दैट द फॉर्मर इनकम रिलेवेंट टू कंजम्पशन ड्यूरिंग एनी पीरियड इज टेकन द एवरेज ऑफ इनकम फ्लो ओवर द होल लाइफ इंडिविजुअल ऑफ फैमिली कंसर्न. कहीं ना कहीं वो इंसान जो एक तरीके से फॉर्मर एम्प्लॉय होता है, ठीक है ना, इनकम रिलेवेंट ऑफ कंजम्पशन ड्यूरिंग द पीरियड टेकन एवरेज ऑफ इनकम इज लो. तो कहीं ना कहीं जो फॉर्मर बंदा होता है वो उसकी इनकम हमेशा लो ही रहती है, इस हिसाब से उसका जो कंजम्पशन है वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि उसका होल लाइफ जो होता है वो फैमिली के कंसर्न के लिए होता है. ठीक है ना, लाइफ कंसर्न एंड फैमिली कंसर्न कहने का मतलब फिर वो लाइफ इंजॉय नहीं कर पाता जैसे वो पहले करता था, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो चीज़ें जो है वो फैमिली के कंसर्न में आ जाती है. तो ये चीज़ें आपने भी अपने घर में देखा होगा कि आपके पेरेंट्स जो है बच्चों के लिए जो भी कुछ लाते हैं वो बच्चों के लिए लाते हैं, अपना इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते हैं वो. आगे कह रहा है वो कौन से फैक्टर हैं जो कंजम्पशन को अफेक्ट करते हैं. तो इस मामले में सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट. भाई कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो आपका कंजम्पशन भी कम हो जाएगा. जैसे ऐसे एग्जांपल मान सकते हैं, इसे आप एक प्रॉपर तरीके से पढ़ लेना. अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर द रेट ऑफ दिस सेविंग. ठीक है ना, अब यहाँ कह रहा है कि अगर कोई बैंक जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहा है तो आप क्या करोगे, आप सेविंग ज़्यादा करोगे. ठीक है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना सेविंग कर सको. तो कंजम्पशन क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है, और सेविंग क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है ना, कहने का मतलब जब इंटरेस्ट रेट आपका हाई हो जाता है तो लोग सेविंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट का भी पैसा ज़्यादा मिलता है और कंजम्पशन कम होता है. और इसी का उल्टा, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो फिर वो सेविंग कम कर देते हैं और कंजम्पशन को बढ़ा देते हैं. ठीक है, तब प्राइस लेवल. भाई प्राइस लेवल भी जो है कहीं ना कहीं कंजम्पशन को इफेक्ट करता है. कह रहा है रेज इन द जनरल प्राइस लेवल कॉज फॉल इन द रियल इनकम, वेल द फॉल प्राइस लेवल कॉज द रेज ऑफ रियल इनकम, दिस द थिंग रिमेन कांस्टेंट, फॉल द रियल इनकम विल बी लीड टू फॉल कंजम्पशन. ठीक है ना,
सीधी सी बात है, महंगाई बढ़ेगी तो इनकम पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, और इनकम पे इफ़ेक्ट पड़ेगा तो कंजम्पशन भी कहीं ना कहीं कम होगी, क्योंकि आपका रियल इनकम वैसे का वैसा ही है, सिर्फ महंगाई बढ़ रही है, आपकी इनकम जो है वैसे की वैसे ही है, तो इसीलिए कंजम्पशन तो आपको कम करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है, इफ़ पीपल सफ़र फ्रॉम मनी इल्यूशन एंड डू नॉट रिकॉग्नाइज द इफेक्ट टू चेंज इन द प्राइस लेवल द रियल इनकम, दे मे एक्ट द डिफरेंटली, एंड दैट केस नेट इफेक्ट बी एनीथिंग। भाई इल्यूशन में तो कोई भी रह सकता है, किसी को लगेगा कि नहीं जी हम तो कर लेंगे, तो फिर बाद में वो चीज़ें अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट रखने के लिए कहा है कि अदर रिमेनिंग थिंग कांस्टेंट, कि अगर प्राइस लेवल बढ़ रहा है तो इनकम भी आपकी बढ़नी चाहिए, लेकिन आपकी इनकम तो कांस्टेंट बोला है रखने के लिए, तो इस वजह से क्या होगा, आपका कंजम्पशन जो है वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस हिसाब से हम पॉइंट्स को पढ़ रहे हैं, और ये चीज़ें आप आराम से चीज़ों को देखें और एक बार आप रीड आउट करके चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, कि ये पॉइंट्स जितने भी थे वो सारे कंजम्पशन को अफेक्ट करते हैं। अब ये है प्राइस एक्सपेक्टेशन, यानी इन सिचुएशन ऑफ कंटिन्यू इन्फ्लेशन विच जनरेट एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर रेज इन द प्राइस लेवल, द पीपल encourage the purchase more at present view to avoiding the purchase at the higher price in future. Similarly, situation falling price generate expectation of fall in the price level, encourage people postpone their purchase with the view to benefit for lower price in future. The expectation of raise the price level in further encourage present consumption, and एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉल द प्राइस लेवल डिस्करेज द कंजम्पशन एट परसेंट। तो कहने का मतलब प्राइस का एक्सपेक्टेशन भी चेक किया जाता है, कि प्राइस का एक्सपेक्टेशन जो है कंजम्पशन को इफ़ेक्ट करता है। इसमें यहाँ पर इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कह रहा है कि पीपल आर इनकरेज टू परचेज मोर एट परसेंट विद द टू अवॉइड द परचेज एट द हायर प्राइस इन फ्यूचर। अगर उनको लगेगा कि फ्यूचर में प्राइस हायर हो रहा है तो उस चीज़ को वो अभी ख़रीद लेंगे, ठीक है ना। और वही सेम सिचुएशन फॉल प्राइस में भी एक्सपेक्टिंग फर्दर फॉल प्राइस लेवल एंड इंक्रीज द पोस्टपोन देयर परचेज व्यू टू बेनिफिट लोअर प्राइस इन फ्यूचर। और अगर उनको लगेगा कि अभी प्राइस महंगा है और फ्यूचर में प्राइस कम हो सकता है, तो वो क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए जो है परचेज को टाल देते हैं। ठीक है, कि हम फ्यूचर में ही सामान को खरीदेंगे। तो इस बिहाफ पे आप जो है आराम से चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक है ना, तो ये जो पॉइंट्स मैंने कराए हैं ये चैप्टर यूनिट 3 के चैप्टर 2 है, जिसमें मैंने आपको ये पॉइंट्स क्लियर किया है। यानी ये लेसन आपका, ये देखिए ये लेसन आपका 2 है, और लेसन 1 भी आपको मैंने कंप्लीट कराया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आई होगी। अगर आपके पास इसकी बुक पड़ी हुई है तो एक बार उसको भी रीड आउट करके जो है चीज़ों को पढ़ सकते हो। ठीक है ना, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में लेसन 3 के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं वो